हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। अगर हम बात करें हमारे भारत के संविधान की, तो हमारा भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और एक लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, अब इसका जो विकास है वो अचानक से नहीं हुआ, यानी कि अगर हमारे भारत का संविधान है वो अचानक से इस तरीके से नहीं बन गया। हमारे भारत का संविधान एक लंबे समय तक एक निरंतर चलने वाली घटना का परिणाम है। अचानक से ये बन के तैयार नहीं हो गया। तो इसका विकास किस तरीके से हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें सन 1600 की, तो 1600 में क्या होता है कि महारानी जो एलिजाबेथ थी, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का एक रॉयल चार्ट सौंपा गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश जो महारानी थी, क्या नाम था, एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके साथ व्यापार करने का एक रॉयल चार्ट सौंपा गया। कब सौंपा गया? 1600 में। उसके बाद अगर हम देखें 1609 में इसको कितने वर्ष तक के लिए दिया गया? 15 वर्ष तक के लिए, यानी कि 15 वर्ष के लिए दिए गए व्यापार के एकाधिकार को स्थायी बना दिया है। जो व्यापार करने का अधिकार सौंपा गया था, ठीक है, चार्टर सौंपा गया था, उसको कितने वर्ष के लिए स्थायी कर दिया गया? 15 वर्ष के लिए। तो 1609 में 15 वर्ष के लिए दिए गए व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया। क्या कर दिया गया? परमानेंट स्थायी कर दिया। उसके बाद 1613 में क्या हुआ? तो 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर, ठीक है, 1613 में किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। तो 1613 के समय क्या हुआ? मुगल बादशाह जहांगीर ने शाही फरमान जारी किया, और उस शाही फरमान के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां थी, ठीक है, अंतर्गत जो कंपनी थी उसकी पहली वास्तविक अगर हम बात करें बस्ती जो है कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में जहांगीर का शासन था और उनके समय में एक फरमान जारी किया गया। इस फरमान के अंतर्गत बात करें तो ब्रिटिशों को अपनी पहली बस्ती स्थापित, मतलब जो आए थे हमारे यहाँ, तो उनको अपनी पहली बस्ती कहाँ पर स्थापित करने की आज्ञा दे दी गई? सूरत में। ठीक है, बात करें 1677 की, तो 1677 में कंपनी को अपने सिक्के चलाने का अधिकार दे दिया कि आप अपने सिक्के निकाल सकते हैं और इनको चला सकते हैं। ठीक है, तो 1677 में कंपनी को अपने सिक्के चलाने का अधिकार दे दिया गया। इंपोर्टेंट डेट है 1757। ठीक है, कब? 1757, 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हो जाती है हार। किस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ था ये हम अच्छे से बाद में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, और युद्ध की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1761 में होता है बांडीवास का युद्ध। ये भी महत्वपूर्ण है, डेट भी पूछ ली जाती है। यहाँ तक डेट नहीं पूछी जाएगी, 1, 2, 3 डेट महत्वपूर्ण है। 1761 में होता है बांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हो जाती है पराजय, यानी कि फ्रांसीसियों को पराजय का मुख देखना पड़ता है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी भी डेट पूछ ली जाती है, और इसकी डेट जो है वो है 22 अक्टूबर। कब है? 22 अक्टूबर 1764, यानी कि बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। वहीं 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अगर इस युद्ध में बात करें तो इस युद्ध में क्या हुआ था? बंगाल का नवाब, ठीक है, अवध और मुगल बादशाह, यानी कि बंगाल और अवध के नवाब और जो मुगल बादशाह थे, इनकी संयुक्त सेना को बात करें तो किसने? हमारी जो कंपनी थी, ठीक है, उसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, और इस तरीके से बंगाल पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। कब हो गया? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, कब? बक्सर के युद्ध के बाद। दोनों डेट महत्वपूर्ण। प्लासी 23 जून 1757, सिराजुद्दौला की हार होती है। बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को, ठीक है, कंपनी द्वारा पराजित कर दिया जाता है और बंगाल पर कंपनी का आधिपत्य पूर्णता स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1772 में, ठीक है, 1772 में क्या हुआ? वॉरेन हेस्टन द्वारा, ठीक है, वॉरेन हेस्टन को द्वारा अगर हम बात करें तो द्वैत शासन का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। द्वैत शासन क्या होता है ये हम डिटेल में अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी क्योंकि ओनली हम देख रहे हैं संवैधानिक विकास, ठीक है, 1-2 मिनट का संवैधानिक विकास है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। तो 1772 में क्या होता है? वॉरेन हेस्टन गवर्नर बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं, और उनके द्वारा द्वैत शासन का अंत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? द्वैत शासन का अंत कर दिया जाता है। 1773 में क्या होता है? बात करें तो 1773 में के एक्ट में ये बात कही गई थी कि
भारत में क्या एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस एक्ट में कही बात के अनुसार ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया। किस एक्ट के तहत? पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 1776 में जो सर्वोच्च न्यायालय है स्थापना की गई थी, किस एक्ट के थ्रू की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, तो 1773 में जो एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर किसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया? संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया है। यानी कि कंपनी के शासन पर किस एक्ट के द्वारा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत 1774 में की गई। ठीक है, याद रखना। और गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसे तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बम्बई, मद्रास, बंगाल, ठीक है, तो तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या? गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कि जो गवर्नर था उसे तीनों प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी, उसका गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। किस एक्ट के थ्रू ये प्रावधान किए गए थे? 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट का था उसके तहत। इसके बाद 1784 का जो एक्ट था उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। 1784 के एक्ट को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा जो प्रशासन था, ठीक है, दोहरा प्रशासन क्या हो गया? प्रारंभ हुआ। यहाँ पर याद रखना कि द्वैत शासन का अंत हुआ था 1772 में, और दोहरा प्रशासन प्रारंभ कब हुआ था? 1784 का जो पिट्स एक्ट था उसके तहत। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, कि भाग में डिवाइड कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत व्यापारिक मामले देखता था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई, वो क्या करता था? व्यापारिक मामले देखता था। वहीं बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था वो कैसे मामले देखता था? राजनीतिक मामले देखता था। ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कैसे मामले देखता था? व्यापारिक मामले देखता था। वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो कैसे मामले देखता था? राजनीतिक मामले देखता था। ठीक है, इसके बाद 1833 का एक्ट आया। तो 1833 के एक्ट में क्या प्रावधान किए गए? इस एक्ट के तहत जो संसद थी, ठीक है, संसद ने क्या करा? कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, क्या थे? कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, वो उससे छीन लिए। ठीक है, 1833 में संसद ने कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे वो छीन लिए। अब कंपनी का काम ओनली क्या रह गया था? कंपनी का काम अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर, कंपनी का काम क्या रह गया? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर सिर्फ शासन करना रह गया था। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू ये प्रावधान किया गया था? 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 1833 का जो एक्ट था उसमें एक और प्रावधान किए गए थे। 1833 के एक्ट में कहा गया था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, हमने कहा था ना तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उससे अगर बात करें तो पूरे भारत का, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के किसकी उपाधि दे दी गई थी? गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी। जो बंगाल का हुआ करता था उसे भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1833 के एक्ट के बाद आता है 1853 का एक्ट। कौन सा एक्ट? 1853। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1853 में, तो 1853 के एक्ट के तहत इंडियन जो सिविल सर्विस थी, यानी कि भारतीय जो सिविल सर्विस थी, उसके लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, यानी इंडियन सिविल सर्विस के लिए खुली, ओपन, ठीक है, जो कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा तथा बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, बंगाल के लिए एक पृथक रूप से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, नियुक्त किया गया। ये किस एक्ट में कहा गया था? 1853 के एक्ट के तहत। ये ओपन जो कंपटीशन था इसका पूछा जाता है। ठीक है, 1858 के एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया जो अभी तक गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा प्रथम वायसराय की नियुक्ति की गई थी? तो प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और उसे 1858 के एक्ट के तहत नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1858 से पहले क्या होता था? वायसराय की जगह गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन 1858 में प्रावधान कर दिया गया था गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगेगा? उसे वायसराय, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय होगा। ठीक है, तो 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, काफी पूछा जाता है, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग था।
1861 की बात करें तो 1861 के एक्ट के तहत भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, यानी विभागीय प्रणाली को अपनाया गया किस एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत, तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी शुरुआत इसी 1861 के एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, याद रखना 1861 के एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली को अपनाया गया और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। वही 1892 अगर एक्ट की बात करें तो 1892 के एक्ट में जो भारतीय सदस्य हुआ करते थे उनको बहस करने का, किस पर बहस करने का, बजट पर, ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि 1892 के एक्ट के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। बात करें 1909 के एक्ट की तो 1909 के एक्ट के तहत भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, 1809 के एक्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिसमें भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और इस एक्ट को लाने का प्रमुख उद्देश्य ये था अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था फूट डालो भारत में और क्या करो, शासन करो। ठीक है, तो इस एक्ट में सांप्रदायिकता को, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, इस एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, कि भारत में फूट डालना। ठीक है, क्योंकि हम जितने अगर एक होंगे तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे में फूट डाल दी जाए तो हम पर कोई भी अधिकार कर सकता है, शासन स्थापित कर सकता है लंबे समय तक। ठीक है, तो इस एक्ट को लाने का मेनली उद्देश्य यही था। इसके बाद आता है 1919 का एक्ट। कौन सा एक्ट बात करें तो 1919 का एक्ट आया जो काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, कौन से एक्ट, अगर हम बात करें तो 1919 का एक्ट, अगर हम बात करें जो 1909 का एक्ट था, ठीक है, इसको अगर हम एक और नाम से जानते हैं, काफी फेमस नाम है, पूछ लिया जाता है। 1909 के एक्ट को मार्ले मंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1909 का जो एक्ट है इसका एक और नाम है, चाहो तो आप लिख लो, 1919 का जो एक्ट है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और मेनली सुधार तो कुछ नहीं, मेनली सांप्रदायिकता को बढ़ावा ही मिला। और इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था, इसमें क्या किया गया था, जो मुसलमान थे, ठीक है, उनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1909 के एक्ट के तहत इसको पार्लियामेंट सुधार कहते हैं और इसमें प्रावधान किया गया था कि जो मुसलमान है उनको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यानी कि सांप्रदायिक जो है निर्वाचन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसकी प्रथा इस एक्ट के तहत ही क्या स्टार्ट की गई। उसके बाद सांप्रदायिक आधार पर अगर हम देखें तो प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और मेनली अंग्रेजों का इसका उद्देश्य क्या था, फूट डालना लोगों में और अपनी शासन करना, फूट डालना और राजकरों की नीति मेनली उनको उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, कि लोगों में फूट डालना मेनली, ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ठीक है फिर इसके बाद एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं 1919 का एक्ट है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, सुधार। क्या बोलते हैं इस एक्ट को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके समय अगर याद रखना आप मॉन्टेग्यू, मैं लिख देती हूँ इसका नाम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें जो मॉन्टेग्यू थे वो हमारे क्या थे, भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, हमारे वायसराय थे। ठीक है, तो इनके फर्स्ट नाम ले लिए, मॉन्टेग्यू सचिव और जो चेम्सफोर्ड थे वायसराय थे। तो इसके आधार पर इस एक्ट को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। और इस एक्ट में क्या कहा गया था, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली को इस एक्ट के थ्रू ही अपनाया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और इसके बाद ही लोक सेवा आयोग का फिर गठन किया गया था। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को इस एक्ट के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, कब, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार एक्ट लाया गया था उसके तहत ही शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्या 1919 का एक्ट, इसका नाम ही पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1935 का एक एक्ट आता है और इस एक्ट में जो प्रांतों में द्वैध शासन था तो अब किसमें, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और भारत परिषद का अंत कर दिया, यानी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उन्होंने 1919 के एक्ट के दिया था। ठीक है, उसका और क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का इस एक्ट के थ्रू 1935 के एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका क्या करा, विस्तार कर दिया। ठीक है, 1935 का जो एक्ट था वो काफी महत्वपूर्ण एक्ट है क्योंकि हमारे भारत में जो आधुनिक भारत का संविधान है ना,
ये जो अधिनियम था ना, मतलब 1935 का जो एक्ट था ना, अगर हम बात करें तो हमारा जो वर्तमान संविधान है उसमें ज़्यादातर प्रावधान जो है इस एक्ट के थ्रू ही, इस एक्ट के द्वारा ही लिए गए हैं, जैसे कि तैसे ले लिए गए हैं। अगर हम बात करें 1935 का एक्ट, तो ये बहुत ही लंबा था, ठीक है, बहुत बड़ा था। 1935 का जो एक्ट था वो क्या था, बहुत ही लंबा था और कैसा था, बहुत ही जटिल था। अगर हम बात करें इस एक्ट में लगभग 451, कितना, 451 धाराएं थी और लगभग 15 परिशिष्ट थे। कितने थे, 451 धाराएं थी इसमें और कितना, 15 परिशिष्ट में ये विभाजित था। 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे इस एक्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें इस अधिनियम की प्रमुख बातें क्या क्या है, इस अधिनियम के तहत किन किन बातों का उल्लेख किया गया था, तो इस अधिनियम में क्या किया गया था, सबसे पहले तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, जो पहले प्रांतों में हुआ करती थी, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था, ठीक है। और बात करें अगर, तो इसमें क्या, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, लंदन में। तो संघीय न्यायालय की, ठीक है, स्थापना की गई थी। इस एक्ट के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, लंदन में हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें एग्लो इंडियन, इसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था, जो पहले मुसलमानों तक था उसे बढ़ाकर अगर हम बात करें उसमें एग्लो इंडियन, ईसाई और हरिजन को भी सम्मिलित कर दिया गया था। किस किस को, एग्लो इंडियन, ईसाई और हरिजन, ठीक है। एग्लो इंडियन, ईसाई और हरिजन तक उसका विस्तार किया गया था, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि जो कुछ महत्वपूर्ण एक्ट है ना, जैसे 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, ठीक है, 1935 का एक्ट, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण एक्ट है उनको हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 1935 तक के महत्वपूर्ण कुछ एक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण एक्ट है उसको हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करिए।